हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस क्लासेस अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हमने कवर किया था अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसके बाद में चैप्टर में जो भी चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको मिलती है वेजेस। ठीक है, हमारे पास में यहां तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशन है और आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस होता है। ठीक है, इसी में से एक हमारे पास क्या आ गई? आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे के लिए काम करे और उसको मिलती है उसके बदले में वेजेस। तो ये चैप्टर हमारा कंसंट्रेट कर रहा है पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब जो भी पर्सन एक एम्प्लॉयड होता है किसी दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर, ठीक है, तो वो हमारा क्या क्या क्लासिफाई करेगा? वर्कर। अब वर्कर क्या है? एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो उसे हम बोलेंगे वर्कर। अब वर्कर हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं आपके हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड आपके वो लोग होते हैं जो अपनी खुद ही ओनर्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हमारे पास में शॉपकीपर है, ठीक है, तो ये शॉपकीपर क्या है? इसके पास में एक लेट से कि ये शॉप हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, जैसे कि लैंड। तो लैंड इसकी खुद की अपनी है, यानी कि इसे रेंट बाहर नहीं देना। वर्कर की अगर हमें जरूरत है, जैसे कि लेबर की, तो एज अ लेबर ये यहां पर खुद ही काम करता है। क्लियर? जैसे कि आप किसी शॉप पर कुछ लेने जाते हो और आपने कहा कि हमें पर्टिकुलर एक्स वाई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो खुद ही बंदा जाएगा और लेकर आएगा। तो लेबर भी वो खुद है, यानी कि उसे वेजेस भी बाहर नहीं देनी। नेक्स्ट बात हम करें कैपिटल की, तो कैपिटल भी उसने खुद ही लगा रखा है अपना, तो इंटरेस्ट भी उसे बाहर किसी को नहीं देना, और एम्प्लॉयर भी वहां पर वो खुद ही है, यानी उसका प्रॉफिट भी वो खुद ही बियर कर रहा है। यानी कि यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड एक वो पर्सन होता है जिसे ना तो बाहर रेंट देना है, ना वेजेस, ना इंटरेस्ट और ना ही प्रॉफिट देना होता है। ये अपने बिजनेस का खुद ही ओनर होता है, खुद ही ये अपने यहां पर काम करता है और सारी चीजों का एंजॉय ये खुद ही करेगा, यानी कि ये प्रॉफिट भी खुद ही लेता है और ये वेजेस भी खुद ही लेता है। दूसरी तरफ हमारे पास में आते हैं हायर्ड वर्कर्स। ये जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, एक हमारे पास में है पर्सन जो है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर अपने अंडर काफी सारे पर्सन को हायर करेगा और ये सारे हायर्ड वर्कर्स क्या कहलाएंगे? हमारे एम्प्लॉइज। ठीक है, तो हायर्ड वर्कर्स कौन हुए? कि एक एम्प्लॉयर है जो अपने यहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज लेकर आएगा और ये सारे एम्प्लॉयज क्या कहलाएंगे? हायर्ड वर्कर्स। ये सारे एम्प्लॉयज इस एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे और उसके बदले में इन सबको मिलेंगी वेजेस। अब ये हायर्ड वर्कर्स भी हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर और दूसरे होते हैं रेगुलर वर्कर। अगर हम कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो ये आपके वो वर्कर्स होते हैं जो कि आपके इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। क्लियर? या ये डेली वेजर्स होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं? आपके डेली वेजेस। जैसे कि आपके मैसन्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं? ये डेली काम करेंगे और डेली अपनी कुछ वेजेस अर्न करेंगे। प्लस कैजुअल वर्कर्स के पास में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इनके पास में कोई पेंशन नहीं होती और किसी भी तरीके से ये सिक्योर्ड नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं आपके रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं ये आपके कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें आपको मंथली सैलरी मिलेंगी, आपको नेक्स्ट अलाउंसेस भी मिलेंगे, आपको सोशल सिक्योरिटी भी यहां पर मिलेगी, आपको पेंशन भी मिलेगी और यहां पर एम्प्लॉयर की तरफ से गारंटी होती है फॉर योर एम्प्लॉयमेंट। बट इन कैजुअल वर्कर यहां पर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास में कोई भी गारंटी ऑफ वर्क नहीं होता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास में काइंड ऑफ वर्कर्स यानी कि लेबर्स। तो यहां पर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स। अब यहां पे लेबर फोर्स क्या है? ऑल पर्सन हु आर वर्किंग। ठीक है, यानी कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, साथ में वो भी लोग जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, बट वो अभी अनएम्प्लॉयड है, वो आपका क्या कहलाएगा? लेबर फोर्स। नेक्स्ट है आपका लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या है? कि वर्कर्स जो कि काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, अभी उनके पास काम नहीं है बट दे आर रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो वो कहलाएगा लेबर सप्लाई। नेक्स्ट आता है आपके पास में वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब होता है कि एक्चुअली में वो लोग जो करंटली एम्प्लॉयड हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? वर्क फोर्स। दोबारा से रिपीट करके समझेंगे, लेबर फोर्स में आपके वो लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं
और वो लोग भी हैं जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो लोग, दोनों ही आपके आ रहे हैं, यानी कि वो लोग भी जो काम कर रहे हैं और वो लोग भी जो काम करना चाहते हैं। उसके बाद में हमने लेबर फोर्स से ही लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स को क्लासिफाई किया। जैसे कि लेबर सप्लाई में हमने क्या बोला, अपने बी वालों को रख दिया, यानी कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर बट अभी उनके पास काम नहीं है, ठीक है। और जो हमारा ए कैटेगरी थी उस लेबर फोर्स की, उसको हमने कहां डाल दिया, वर्क फोर्स में, यानी कि करंटली वो लोग जो हमारे काम कर रहे हैं वो कहलाएगा वर्क फोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स दोनों कहां से निकल कर आते हैं, हमारे लेबर फोर्स से। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, यानी कि हमारी कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर और वर्कर, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि काम कर रहे हैं या जो वर्कर्स हैं। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन और हमारे वर्कर के बीच में क्या रेशियो आ रहा है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्क पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कितना पार्टिसिपेशन है आपके लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो हमें देखने को मिलता था वो आपके मेंस में मिलता था, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट में इतना नहीं था। बट जिस तरीके से हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता रहा, हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स बनते रहे, तो उसमें हमारे पास वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा। यहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है जिसने वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट में ग्रो किया है। अगर हम देखें आपके एम्प्लॉयमेंट का रेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, यानी कि अगर जैसे आपके कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे कि आपके पास दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज हमें देखने को मिलती है 35%। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो रूरल एरियाज में हमें ये परसेंटेज कितनी मिलेगी, 41%। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में थोड़ा सा और डीप जाते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो मेंस का पार्टिसिपेशन है हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में वो कितना है, 54.3%, और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना हो जाता है यहाँ पे 13.8%। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो रूरल एरियाज में कितना है मेंस का पार्टिसिपेशन 54.7 और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है 26.1%। तो ओवरऑल इंडिया में जो हमें एम्प्लॉयमेंट का पार्टिसिपेशन मिलता है वो होता है 39.2%। बट इस 39.2% में भी 50% से ज्यादा का जो पार्टिसिपेशन है वो हमारे मेंस का है, विच इज मोर गुड इफ अगर हम उसको कंपेयर करें अपने जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पे ग्रो करा है। इसका ऐसा क्यों रीजन हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे वुमेन्स एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से जो हमारी वुमेन्स होती थी वो हाउस होल्ड कोर्स में ही इन्वॉल्व रहा करती थी और जितनी भी मेंस एक्टिविटीज होती थी वो आपके एम्प्लॉयमेंट में जाती थी। बट जिस तरीके से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहा, वुमेन्स एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आज हमारे यहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रो कर रहा है। बट एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। इसके पीछे का रीजन है कि हमारे यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स तो बने, लेकिन 5 ईयर प्लान्स में एम्प्लॉयमेंट पर कभी फोकस नहीं किया गया। इस टॉपिक पर हम आगे डिस्कस करें। अब देखो हमारे पास में ये दो टॉपिक्स हैं। पहला है हमारे पास में माइग्रेशन ऑफ लेबर। माइग्रेशन ऑफ लेबर हमारे पास क्या रहा, देखो माइग्रेशन ऑफ लेबर में है कि इंडिया में जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ पर कुछ स्टेट्स देखने को मिलते हैं कि ज्यादातर लोग गांव से शिफ्ट कर रहे हैं हमारे शहरों की तरफ, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि लेबर जो है वो माइग्रेट कर रही है आपकी कहां से, रूरल से अर्बन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फैक्टर रूरल और अर्बन का, वो ये कि अगर हम रूरल के स्टेट्स उठाएं तो रूरल में एम्प्लॉयमेंट कंपेरेटिव ऑफ अर्बन हमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। देखो क्या है चीज, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कंपेयर करें तो रूरल में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है अर्बन के मुकाबले में। तो अब यहाँ क्वेश्चन एक ये अराइज हो जाता है, तो अगर रूरल में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो रूरल में जो लोग हैं वो अर्बन से ज्यादा अर्न करते होंगे और जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी ज्यादा करते होंगे, बट ऐसा नहीं है।
ठीक है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है ज्यादा, वो हमारा कहां से होता है? अर्बन एरिया से। रूरल एरियाज जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वो आगे हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? ये डिफरेंसेस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज रूरल एरियाज में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास में एक फार्म है, ठीक है, इस फार्म में 4 वर्कर्स हैं जो कि नेसेसरी हैं काम के लिए, ठीक है, जो कि आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं और प्रॉफिट भी इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रूरल एरियाज में जो मार्जिनल लेबर रेशियो है, मार्जिनल लेबर रेशियो मतलब कि एक फार्म में हमें 4 वर्कर की ही जरूरत थी, लेकिन हमने एडिशनल एक और लगा लिया, एक और लगा लिया। तो ये जो मार्जिनल लेबर का एडिशन हो रहा है, इससे हमारे प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो फार्म में इंक्रीज हो जाए। तो रूरल एरियाज में हमें मार्जिनल लेबर ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे हमारी न तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बल्कि जो 4 लोग पहले कमा रहे थे उन्हीं की इनकम को अब इन दो के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। तो यहां पे क्या हुआ कि मार्जिनल लेबर्स की वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो तो बढ़ा, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। इनकम हमारी और जो 4 लोग पहले कमा रहे थे उनकी भी कम हो गई, जिसकी वजह से रूरल एरियाज में हमें क्या पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है। अर्बन एरियाज में क्या होता है? अर्बन एरियाज में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल रहता है, इसलिए यहां से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा कहां से है? हमारे अर्बन एरियाज से। और एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज ज्यादा कहां पर है? रूरल एरियाज में। लेकिन वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द मार्जिनल लेबर, ठीक है। तो अब इसलिए क्या होता है कि पॉवर्टी वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादातर लोग रूरल से शिफ्ट करते हैं आपके अर्बन एरियाज की तरफ। अब ये जो गांव के लोग अर्बन एरियाज में काम करने के लिए आ रहे हैं, शहर में काम करने के लिए आ रहे हैं, और जानते हैं कि जो हमारा रूरल एरिया है वो डेवलप्ड नहीं है, जबकि अर्बन एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो रूरल एरिया में ज्यादातर हमें लेबर कैसी मिलती है? ज्यादातर लेबर हमें यहां पे मिलती है अनस्किल्ड। और अर्बन एरियाज में जो ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं वो कौन होते हैं? स्किल्ड। तो ये अनस्किल्ड लोग ऐसी जगह पर माइग्रेट कर रहे हैं जहां पे स्किल्ड लोगों की जरूरत है, तो वो वहां पर किस तरीके से सरवाइव करेंगे। क्लियर? इसी चीज को हमने नाम दिया यहां पे टॉपिक जॉब लेस ग्रोथ, ठीक है। यानी कि गांव से शहर तो आए काम की आस में, लेकिन क्या रहे? जॉबलेस। अब जो गांव में फैमिली है उनके लिए हमने क्या करी? ग्रोथ, ठीक है। बट इन रियलिटी वहां पर हम शहर में आके क्या रहे? आपके जॉबलेस, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हम रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए, यानी कि एक अनस्किल्ड पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आया, तो उसको क्या चाहिए होता है? कैजुअलाइजेशन, ठीक है। वो किस वर्कफोर्स में काम करेगा? कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी हमने उसको किस में क्लासिफाई किया? कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब है कि यहां पे ज्यादातर लेबर जो है वो आपकी क्लासिफाई करी जाती है एज अ कैजुअल वर्कर, जिसको हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। अब ये कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? रिपीट कर लेते हैं कि वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनके पास में फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं होती, ठीक है। अब कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से क्यों इंक्रीज कर रहा है? इसका नाम जॉबलेस ग्रोथ हमने दिया। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने भी आपके कैजुअल वर्कर्स हैं, ये लोग काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है। और एक होता है आपका फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, जो कि काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इन चीजों को भी हम पहले अपने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास में 2 सेक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपकी रेम्यूनरेशंस अच्छी होती हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती हैं। इसके काफी डिमेरिट्स ये होते हैं कि हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं होती है, पेंशंस नहीं होती हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फ्रीडम होती है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा नहीं मिल पाती। तो लोग क्या, आजकल जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर वर्कफोर्स जो है वो कैजुअल वर्कर्स की तरफ या कैजुअल वर्क की तरफ मूव कर रही है, बिकॉज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए नहीं है। दूसरी टर्म आती है हमारे पास में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? कि लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं आपके फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ।
ठीक है। तो ये दोनों ही टॉपिक, जैसे कि आपका कैजुअलाइजेशन हुआ या इनफॉर्मलाइजेशन हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ लेबर। माइग्रेशन ऑफ लेबर में क्या हुआ, आपके रूरल से अर्बन में आए, फिर हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज द कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन में हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं, और इनफॉर्मलाइजेशन में फॉर्मल सेक्टर से एक इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। चलो भाई, अब हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा, अब हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन कहते किसको हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट नॉट एबल टू फाइंड वर्क। ठीक है, यहां पे मैं बताता हूं एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कि कोई भी एक पर्सन मेरे जैसा जो कि काम करना तो चाहता है, किन रेट्स पे, चाहे कुछ भी मिल जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे कहीं काम मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल पा रहा है, तो मुझ जैसे को क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, तो क्या हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो काम करना चाहता है किसी भी वेज रेट पर, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है, तो एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है आपका अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये रूरल एम्प्लॉयमेंट में आपके दो टाइप्स आते हैं, एक होता है सीजनल और एक होता है डिस्कस्ड। अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मानो हमारे पास में एक सीजन आया रबी। ठीक है, अब जो क्रॉप्स आपके रबी सीजन में कल्टीवेट होने हैं, तो जो फार्मर था आपका श्याम, वो उस सीजन में यानी कि हार्वेस्टिंग करी उसने। ठीक है, उससे पहले उसने सीड्स की सोइंग करी, तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक तो वो एम्प्लॉयड रहा, लेकिन उसके बाद में वो दो सीजन्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयड रहा, क्योंकि वो जो क्रॉप्स उगाता है वो रबी सीजन्स में ही लाई कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट होता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हमने अभी पीछे कवर किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि फार्म में 4 वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन हमने उसमें एक एडिशनल लगा लिया, ये एडिशनल कहलाया मार्जिनल। ठीक है, और इसके आने से ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 2 एकड़ के प्लॉट में प्रोडक्शन वीट का बढ़ जाए। तो ये जो मार्जिनल वर्कर हुआ, इस मार्जिनल वर्कर की वजह से हमारे प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, हेंस इससे हमारे जीडीपी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, हमारी इनकम इंक्रीज नहीं हुई। तो इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है, आपका डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये जो मार्जिनल वर्कर है, ये दिखने में तो लग रहा है कि फार्म में काम कर रहा है, बट एक्चुअली ये हमारी जीडीपी में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं ला रहा है, ना ही इससे कोई इसकी इनकम में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ये क्या बोला जाता है, मार्जिनल वर्कर का एडिशन, जिससे हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटीज इंक्रीज ना हो, ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सेकंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपका मिलता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि शहरी बेरोजगार। अब शहरी बेरोजगार भी आपके पास 3 तरीके का है, पहला है इंडस्ट्रियल, एजुकेटेड और टेक्नोलॉजिकल। अब ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी कि वो लोग या वो वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी कैटेगरी के वर्कर्स को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि लोग कहते हैं कि पढ़ लो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी भी हमारे पास में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एजुकेशन ले लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमने मास्टर्स भी कर लिया, हमने अपना ग्रेजुएशन भी कर लिया, फिर भी हमारी जॉब नहीं लग पा रही है, लेकिन हमारे फूफा और मौसा के बेटे की लग गई, हमारी क्यों नहीं लग पा रही? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास में होती है स्किल्स की कमी। ठीक है, उनके पास में स्किल्स होती हैं, हमारे पास में स्किल्स नहीं होती हैं, इसलिए हम लोगों की जॉब नहीं लग पाती है। अब लेट से किसी ने एमबीए किया, तो एमबीए करके उसकी जॉब नहीं लग पा रही, क्यों नहीं लग पा रही? क्योंकि उसने एमबीए तो कर ली, लेकिन उसने अपनी एडिशनल स्किल्स को एनहांस नहीं किया, इसकी वजह से वो क्या रह जाता है, अनएम्प्लॉयड। और ऐसी कैटेगरी को हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट आते हैं आपके टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयड। अब ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयड क्या होते हैं कि टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की वजह से जब ह्यूमंस को रिप्लेस कर लिया आपकी मशीन्स ने, तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, तो ये कहलाया आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हम लोग पहले फिजिकल पढ़ रहे थे, बट अब क्या पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं।
आगे और ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, तो अब हम एआई से पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमंस को ही रिप्लेस कौन कर लेगा, आपका एआई। तो उस एआई के रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होगा कि हमारी जो जॉब्स जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयड। जैसे पहले कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत थी, लेकिन एआई आया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए, तो उससे क्या हुआ, अब ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से जब जॉब्स जाती हैं तो वो कहलाती हैं आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चलो बच्चा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमने पढ़ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अब हम देखेंगे कि इस अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है तो ये हमारी इकोनॉमी में कर क्या रहा है। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ कॉजेज जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में सर्वाइव कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। जिसका सबसे पहला रीजन आ जाता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है बट हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड है वो काफी स्लो है। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन ये जितनी भी ग्रोथ हमारे यहाँ पर हो रही है वो बहुत स्लो हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, बट डिमांड जो है आपके एम्प्लॉयमेंट की वो कम है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव कर रहा है। इसी के साथ इसी रीजन पे हमारा दूसरा कॉज आ जाता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन का बढ़ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक ग्रेव प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक ग्रेव प्रॉब्लम है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी सप्लाई बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट की, सॉरी आपके वर्कर्स की, लेकिन डिमांड जो होगी साथ ही में वो आपकी कम हो जाएगी। तो आपके पहले ही दोनों कॉजेस के पीछे का रीजन क्या है, इन दोनों कॉजेस में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि वर्कर्स की सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में सर्वाइव करता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं हम अपना तीसरा कॉज, इसमें है इन एडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, यानी कि इंडिया में 5 ईयर प्लान बनते आ रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को लेकर कभी 5 ईयर प्लान नहीं बना, जबकि हम लोगों ने सोचा था कि हमारे यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ाएंगे विद इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएंगे, यानी कि हम लोगों ने ये सोचा था कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी हमारा एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करता जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमारी बहुत स्लो रही और प्लान हमने कुछ किया नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये एक और कॉज बन जाता है जिसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे कॉज की तरफ, जो कि है ओवर यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब क्या है बाबा कि मेरे कोई रिलेटिव हैं, वो बाहर रह रहे हैं, वो आ रहे हैं, हमने फोन कर दिया कि भाई मेरे लिए भी वो लेते आइएगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ा। दूसरी चीज इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट से क्या हुआ कि हम लोग आसानी से यहाँ बैठ के किसी भी दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा सकते हैं। यहां नहीं हो पॉसिबल हो पा रहा तो ये भी पॉसिबल है कि हमारे नियरेस्ट बाय जो शॉप्स एंड मॉल्स हैं वहां पे हमें इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब हमने इंपोर्टेड चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और डोमेस्टिक चीजों का इस्तेमाल कम कर दिया तो डिमांड किसकी बढ़ी, फॉरेन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कहां बढ़ेगा, फॉरेन में बढ़ेगा। इसके इर्रेस्पेक्टिव में अगर हम अपने नेशनल गुड्स को, यानी कि अगर हम अपने नेशनल या फिर लोकल गुड्स को कंज्यूम करते, ठीक है, तो लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ती, उस डिमांड को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। क्लियर? तो एम्प्लॉयमेंट फिर कहां बढ़ता है, इंडिया में बढ़ता, और उससे इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने क्या करा, हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा कर दिया, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उनके यहां पे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, हमने अपने गुड्स इस्तेमाल करे नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसी चीज का सॉल्यूशन लेकर आने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आए मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया एक स्कीम जो कि स्टार्ट की गई बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, और इस स्कीम ने इंडिया में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इवन अब वो एमएनसी जो भी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाह रही हैं, वो भी अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में इंप्लीमेंट कर कर उस पर स्टैंप लगाती हैं मेक इन इंडिया, यानी कि उनका प्रोडक्शन और असेंबली कहां हो रही है, इंडिया में। और इसी स्कीम के अंडर क्या है कि हम लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करेंगे और अपने लोकल जनरेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा यूज करेंगे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी। अब देखते हैं हम अपने फिफ्थ कॉज की तरफ, जो कि शॉर्ट
शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? पैसे की कमी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है तो पैसे की कमी तो वैसे भी है। तो यहाँ पे पैसे की कमी हमारी नहीं, बल्कि क्या है कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्लो तो कर रही है लेकिन कर रही है, तो यहां पर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, जिसमें क्या हुआ कि जितनी भी लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी वो सब खत्म कर दी गई। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो आपकी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। हर कोई अपना स्टार्टअप कर सकता है, हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का इनके ऊपर कंट्रोल कम हो गया। अब ये लोग किसी भी तरीके से प्ले करें, इसका इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चले भाई, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि यहां पे क्या गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। तो 2005 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और इसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट यहां पे एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है 100 डेज की, ठीक है, 100 डेज की गारंटी मिलेगी आपको एम्प्लॉयमेंट की। किन लोगों को मिलेगी? अनस्किल्ड लेबर क्लास लोगों को, ठीक है, यानी कि जो कि आपके अनस्किल्ड लेबर क्लास लोग हैं उनको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगी इन अ ईयर, ठीक है, बाय गवर्नमेंट अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या किया भाई गवर्नमेंट ने, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ऐसे बहुत सारे एलिवेशन प्रोग्राम चलाती रहती है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास क्या है कि गवर्नमेंट दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाती है, जिसमें पहला होता है आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। गवर्नमेंट आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में काम कर रही है, होटल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट काम कर रही है, एयर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट काम कर रही है। तो गवर्नमेंट यहां पर जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं या ये लेबर है, उसको वहां एम्प्लॉय कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने लोगों को यानी कि इंडियंस को एम्प्लॉयड दी जा रही है, जिससे हमारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि लेट से गवर्नमेंट के एक कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या है, अगर गवर्नमेंट लेट से भेल का नहीं, अगर हम कुछ और एग्जांपल भी ले लें कि गवर्नमेंट की कंपनी है एबीसी, और वो एबीसी कंपनी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है। अब जब रॉ मटेरियल एडवांस में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उस रॉ मटेरियल को परचेस कौन कर रहा है, आपका प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा और वो किसके पास गया, प्राइवेट लोगों के पास में। अब प्राइवेट जब इतना सारा रॉ मटेरियल बल्क में परचेस करेगा तो उसको आगे गुड्स भी प्रोड्यूस करने, और उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसे ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा लेबर जरूरत पड़ेगी तो वो अपने यहां पे लेबर को बढ़ाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली यहां पर गवर्नमेंट ने हेल्प करी इंडिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो यहां पे क्या हुआ, दो तरीके हुए, एक तो गवर्नमेंट खुद बुला रही है कि भाई आइए आप हमारी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सो इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। एक तरीका क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने यहां पर अपना रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ा दी, रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ा दी। वो रॉ मटेरियल जब मार्केट में जाके सेल होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसको परचेस करेंगे, वो भी आगे फिर ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें यहाँ पे लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने यहां तो नहीं रखा, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके दिखाया। सो आज के लिए हमने यहाँ पे कवर किया है अपना चैप्टर एम्प्लॉयमेंट, और इसमें उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी समझ में आया और हमें भी पढ़ाने में मजा आया। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।